तो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन सेशन, जहां हम रिवाइज करेंगे सर गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट एक ऐसा चैप्टर है भाई साहब, दो से तीन अटेम्प्ट अच्छे खासे निकल चुके हैं और अब तक इसने अपनी शक्ल एग्जाम में नहीं दिखाई है। तो जल्द ही एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और मैं बताऊं ना, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। अगर आप इसको स्टडी करते हो विद द राइट अप्रोच एंड द फन एलिमेंट तो बड़ा मजा आ जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद दिस रिवीजन। सर, इस रिवीजन में हम अपने बोर्ड नोट्स यूज करने वाले हैं। ये बोर्ड नोट्स कहाँ मिलेंगे? ऑन द टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वहां पे सारी की सारी अपडेट्स मेरी तरफ से आती रहती है, तो उसको ज्वाइन करके रख लो, कहीं कोई अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है। सो विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन विद दिस रिवीजन। वीडियो को पे अपनी अटेंडेंस जरूर लगा देना, वीडियो को लाइक करके, ताकि ये बाकी इंटर स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। नाउ लेट्स बिगिन विद दिस रिवीजन। अब मैंने कहा गवर्नमेंट ऑडिट पढ़ने से पहले थोड़ा गवर्नमेंट को समझते हैं कि गवर्नमेंट वर्क कैसे करती है। अब गवर्नमेंट को समझने से पहले हमको समझने पड़ेंगे दो एस्पेक्ट्स। क्या? सबसे पहले लेजिस्लेचर। सर, लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि ये एक बॉडी है जिसके पास पावर है टू मेक और चेंज द लॉज। तो मुझे बताओ, इंडिया में लॉज कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। अब पार्लियामेंट में क्या होता है? मैंने कहा दो घर होते हैं, दो हाउसेज होते हैं, जिसका नाम है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा नाम से पता चलता है कि ये लोगों से बना है, यानी जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने डायरेक्टली लोगों को इलेक्ट करके यहां पे भेजा है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है सर। अगर मैं बात करूं राज्यसभा, राज्यसभा यानी ये इंडिया के स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो स्टेट्स है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो भी स्टेट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी हमने स्टेट गवर्नमेंट को इलेक्ट किया, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी राज्यसभा में कौन लोग होंगे। तो जो लोकसभा और राज्यसभा ये लोग मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं और पार्लियामेंट हमारे लिए लॉ बनाता है। सो यू कैन से लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट गो हैंड इन हैंड। कहीं ना कहीं पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर हैंड इन हैंड चलते हैं। ठीक है सर। इसके बाद आता है हमारे पास एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब है कौन है वो लोग जो इंडिया को चला रहे हैं, जो इंडिया के लॉज वगैरह को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इंडिया को चला रहे हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले तो आता है हेड ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट। इसके नीचे आता है वाइस प्रेसिडेंट, और इनके अंडर आते हैं सारी मिनिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलग अलग एरिया पे फोकस करते हैं, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, हाईवे मिनिस्ट्री, वो सब सब चीजें इनके अंडर आ जाती हैं। ठीक है सर। इन मिनिस्टर का हेड कौन होता है मित्रों? मोदी जी। यानी जो हेड होता है सारे मिनिस्टर्स का, वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। अब सर क्या मिनिस्टर्स काम करते हैं? मैंने कहा नहीं, इनके नीचे अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज होती हैं। इनके नीचे अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज होती है, जिनको हेड करते हैं आईएएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर। ये सारे ऑफिसर्स इसका ख्याल रखते हैं। तो आपने बस 100 बात की एक बात ध्यान रखनी है, लॉ बनाने वाले पॉइंट अलग हैं और उस लॉ को एग्जीक्यूट करने वाले, एडमिनिस्टर करने वाले अलग हैं। मैं इस चैप्टर में कई बार लेजिस्लेचर बोलूंगा, पार्लियामेंट बोलूंगा, एक ही बात है। अगर मैं एग्जीक्यूटिव बोलूं या एडमिनिस्ट्रेटिव बोलूं, एक ही बात है, बिकॉज यही लोग हैं जो एक्चुअल में एग्जीक्यूशन पे फोकस कर रहे हैं। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। अब आ जाओ मेरे साथ, मेन चैप्टर पे फोकस करते हैं। आता है सवाल गवर्नमेंट ऑडिट। सर गवर्नमेंट ऑडिट करना क्यों है? क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा है, कहीं ना कहीं पब्लिक की मेहनत की कमाई से जो इन्होंने टैक्सेस निकाले हैं वो पैसा लगा है। तो जो भी रिसीट्स हैं उनको चेक करेंगे कि रिसीट्स प्रॉपरली आए कि नहीं, जो भी इन्होंने एक्सपेंडिचर किया वो एक्सपेंडिचर प्रॉपर था कि नहीं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑडिट जरूरी है। तो ये कहता है गवर्नमेंट का एक फंड है जिसका नाम है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है सर। इसके अंदर रिसीट्स कहां से आती हैं? जो भी आप डायरेक्ट टैक्सेस पे करते हो, लाइक इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक जीएसटी, कस्टम्स एक्सेट्रा, जो भी गवर्नमेंट लोन्स लेती है आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ये सब आते हैं। प्लस अगर इसने किसी को लोन दे रखा था और उसकी रीपेमेंट रिसीव हुई तो वो भी इसका पार्ट बनेगा। ये तो बात हो गई रिसीट्स की। ऐसे इनके एक्सपेंडिचर होते हैं। तो आपने देखना है जो भी खर्चा हो रहा है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो रहा है, एंड उस पर सैंक्शन होनी चाहिए या तो स्टेट लेजिस्लेचर की या पार्लियामेंट लेजिस्लेचर की। ठीक है सर। अब इसकी जो अकाउंटिंग है, इसके ऊपर कौन ध्यान रखता है? एक कमेटी है जिसका नाम है पैक। पैक का मतलब है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो ये एक छोटी सी चीज है जो आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। अब सवाल आता है गवर्नमेंट ऑडिट होता क्या है? मैंने कहा सिंपल सी बात है, ऑडिट क्या होता है? एग्जामिनेशन। तो इट इज ऑल्सो एग्जामिनेशन। अब एक बात बताओ, मोदी जी की जो गवर्नमेंट है उसका ऑडिट क्या मोदी जी के रिलेटिव को करना चाहिए? मैंने कहा नहीं, बायसनेस आ जाएगी। तो ये कहता है इट शुड बी ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ठीक है सर। ये दोनों वर्ड्स को साथ लेना। प्लस जो बंदा काम कर रहा है वो खुद भी नॉलेजेबल होना चाहिए, यानी प्रोफेशनल सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन। तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंट, प्रोफेशनल सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन किसकी? ऑपरेशंस की। अब ऑपरेशंस में सिर्फ फाइनेंसेस नहीं आते कि अकाउंटिंग ठीक से हो रखी है, नो, बट ऑल्सो द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस की सारी चीजें ठीक से चल रही है कि नहीं। सो फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ऑपरेशंस। अब ये ऑपरेशंस किसके हैं? ऑफ एनी पब्लिक एंटिटी। अब ये ऑडिट हो क्यों रहा है? ताकि आप रिपोर्ट दे सको, ताकि आप रिपोर्ट दे सको, यानी फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग योर ऑडिट फाइंडिंग्स। जो भी आपको गड़बड़े मिलती है कि मान लो इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान किया, डीमोनेटाइजेशन स्कीम करी, तो जो भी उसके फाइनेंसेस थे, एडमिनिस्ट्रेशन थे, क्या क्या आपको गड़बड़े मिली सब बताओ। व्हाट आर योर ऑडिट फाइंडिंग्स? उसमें आप अपने कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस दे सकते हो फॉर फ्यूचर एक्शंस बाय द पब्लिक ऑफिशियल। क्या ये बात समझ आई? आई सर। तो मैंने वर्किंग की तो बात हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या करें? उस पर आप अपना ओपिनियन दे दो। सो फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओपिनियन ऑन द फेयरनेस ऑफ प्रेजेंटेशन। तो सारे बच्चे फ्लो में चलना, एक बार और रिवाइज करा रहा हूं, मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगी? एग्जामिनेशन।
पेयरिंग कर लेना, ऑब्जेक्टिव, इंडिपेंडेंट, प्रोफेशनल, सिस्टमैटिक। प्रोफेशनल लोग सिस्टमैटिकली काम करते हैं। आहा। एग्जामिनेशन किसकी? ऑपरेशंस की। ऑपरेशंस कैसे हैं? मैंने कहा वाओ सर, वाओ नहीं है, ये है फाओ। फाओ का मतलब है फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ऑपरेशंस। किसके ऑपरेशंस? पब्लिक एंटिटी। क्यों करें? फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग द ऑडिट फाइंडिंग्स। इसमें आएंगे कंक्लूजन्स, रिकमेंडेशंस फॉर फ्यूचर एक्शन। और अगर मैं बात करूं फाइनेंसेस की, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन ऑन द फेयरनेस ऑफ प्रेजेंटेशन। इजी पीजी, इजी पीजी सर। अब आता है सवाल, हम गवर्नमेंट ऑडिट कर क्यों रहे हैं? तो सबसे पहले इनकी अकाउंटिंग चेक करने के लिए कि ठीक से अकाउंटिंग कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है सर। दूसरी बात, इनकी हरकतें चेक करने के लिए। हरकतें यानी जो भी इन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसीज बना रखी हैं, किस तरह से चीजें ऑपरेट हो रही है, मैनेज हो रही है, प्रोग्राम हो रहा है, पॉलिसी एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हम इसकी एग्जीक्यूशन चेक कर रहे हैं। प्लस क्या जो ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं वो आंसरेबल है, अकाउंटेबल है या नहीं। तो पहले हमने देखी इनकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा फिर हमने देखा किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। जब आपने इनके फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी देख ली, काम भी देख लिया, अब आप इस पे क्या करोगे? एक गड़बड़े निकाल के करेक्टिव एक्शन लोगे। तो ये कहता है इट विल बी अ बेस फॉर करेक्टिव एक्शन। तो जो भी ऑडिट ऑब्जर्वेशंस होंगी, इट विल बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डेटा। फैक्ट्स एंड डेटा मींस फैक्चुअल डेटा। अब जब आपने ऑब्जर्वेशन बताई, तो इसमें क्या होगा? इश्यूज बताओगे कि ये जो लोअर हायरार्की में लोग काम कर रहे हैं, जो नीचे बाबू लोग काम कर रहे हैं, ये क्या क्या गड़बड़े कर रहे हैं। तो जब आपने बाबू लोगों की गड़बड़े बता दी, लोअर हायरार्की की गड़बड़ बता दी, तो ऊपर वाला क्या करेगा? करेक्टिव एक्शन लेगा। सुपरवाइजर्स विल बी एबल टू टेक करेक्टिव एक्शन। तो तीन बातें ध्यान रखनी है, अकाउंटिंग, इनकी हरकतें यानी पॉलिसीज, मैनेजमेंट, प्रोग्राम, तीन चार कीवर्ड्स ध्यान रख लेना। और जब आपने ये सब में गड़बड़े निकाली, तो क्या होगा? करेक्टिव एक्शन ले लेंगे। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। तो एक बार आ जाओ फटाफट अपनी किताब पे, और जितनी बातें अभी तक बताई एक बार यहां से भी आपको रिवाइज करा देता हूं। रिवीजन के अंदर छोटी सी रिवीजन। तो मैंने कहा सबसे पहले कोई भी खर्चा नहीं होगा जब तक लेजिस्लेचर ने उसके लिए वोटिंग कर दी है, एंड वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब सारे फंड्स की कंसोलिडेशन, टैक्सेस, लोन्स और जो भी रिपेमेंट ऑफ लोन्स रिसीव हुई। ध्यान रखना, इसका जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है कौन स्क्रूटिनाइज करता है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एमसीक्यू में आएगा। ठीक है सर। डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा दी कि भाई ये है एग्जामिनेशन ऑफ द ऑपरेशंस। ऑपरेशंस कैसे हैं? फाओ, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, अदर। किसके? ऑफ द पब्लिक एंटिटी। क्या पर्पस है? रिपोर्ट करेंगे फाइंडिंग्स, कंक्लूजन्स, रिकमेंडेशंस, ताकि एक्शंस ले सके ऑफिशियल्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन। एकदम मीठा मीठा, डन 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 डन। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इंपॉर्टेंट है, आरटीपी में 21 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। सबसे पहले अकाउंटिंग और पब्लिक फंड्स चेक करो, फिर इनकी पॉलिसीज चेक करो ठीक से काम कर रही है कि नहीं। अगर दोनों में कोई भी गड़बड़ मिले तो हम करेक्टिव एक्शन ले लेंगे। अब आता है सवाल एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। सारे बच्चे बताओ, इन्होंने बोला एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, तुमने क्या सुना? सर एडमिनिस्ट्रेशन वही लोग हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन वही लोग हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो किसको अकाउंटेबल होगा? लॉ बनाने वाली बॉडी को, यानी एग्जीक्यूटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव विल बी अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट बोल दो या लेजिस्लेचर बोल दो, एग्जीक्यूटिव बोल दो या एडमिनिस्ट्रेटिव बोल दो, एक ही बात है। तो आओ मेरे साथ एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। मैंने कहा बड़ा सिंपल है। पहले तो ये बताओ, आप सबने मेरे से चैप्टर 1 पढ़ रखा है, क्या ऑडिट इज इन्वेस्टिगेशन? आंसर इज नो, ऑडिट इज नेवर एन इन्वेस्टिगेशन। तो यही बात पहली लाइन में आपने लिखनी है कि गवर्नमेंट ऑडिट इज नाइदर इक्विप्ड नॉर इंटेंडेड। ना तो हमारे पास पावर है, ना हमारा इंटेंशन है टू वर्क एज अ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू द लेजिस्लेचर। तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है ना सर, एडमिनिस्ट्रेशन यानी एग्जीक्यूटिव लोग, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, मिनिस्टर, ये लोग अकाउंटेबल किसको होने चाहिए? लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को अकाउंटेबल होने चाहिए। तो इसी चीज को चेक करने के लिए हम ऑडिट करते हैं, इंश्योरिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द लेजिस्लेचर, एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी उनको हेल्प करना है। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं इन्हीं को इलेबोरेट कर दो। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन का नाम रख दिया एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर का नाम रख दिया पार्लियामेंट। चलेगा? चलेगा सर। तो ये कहता है इंश्योर्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द पार्लियामेंट, एंड एग्जीक्यूटिव के अंदर भी कौन किसको अकाउंटेबल है? जो स्पेंडिंग एजेंसीज हैं, दीज आर अकाउंटेबल टू द सैंक्शनिंग अथॉरिटीज। क्लियर है? क्लियर है सर। अब सर इसका ऑडिट करेगा कौन? मैंने कहा ये बंदा। सर हु इज दिस बंदा? ही इज द CNAG। सारे बच्चे नमस्ते करो, नमस्ते CNAG, नमस्ते सर। इनका नाम है के संजय मूर्ति। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं इंडिया में गवर्नमेंट ऑडिट का जिम्मा किसने उठा रखा है? सर गवर्नमेंट ऑडिट का जिम्मा उठा रखा है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जिसको बोलते हैं IAAD। तो CNAG एक डिपार्टमेंट के साथ काम करता है जिसका नाम है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है सर। अब इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये रिमूव ऐसे हो सकता है? मैंने कहा नहीं, जब तक बदतमीजी नहीं करेगा तब तक हटाएंगे नहीं, ऑन प्रूवन मिसबिहेवियर। अब इसके ऊपर सर वोटिंग कितनी चाहिए? मैंने कहा मिनिमम 2/3 वोटिंग चाहिए, मिनिमम 2/3 वोटिंग चाहिए। अब सर पार्लियामेंट में तो लोग आते ही नहीं है, तो मैंने कहा जो लोग आए हैं उसमें से 2/3, जो लोग आए हैं उसमें से 2/3 यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो लोग आए हैं और वोट कर रहे हैं उसमें आपने 2/3 देखना है। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। तो हमको एक बात समझ आ गई, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंटेबिलिटी। किसकी?
सर एडमिनिस्ट्रेटिव टू द लेजिस्लेचर, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल है और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करनी है। अब एडमिनिस्ट्रेशन का नाम मैंने क्या रख दिया था, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर का पार्लियामेंट, सो एग्जीक्यूटिव टू द पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव के अंदर भी स्पेंडिंग टू द सैंक्शनिंग, कौन करेगा, कौन अपॉइंट करेगा, रिमूवल, ये बेसिक बेसिक बातें आपको ध्यान रख के चलनी है। अब सर सीएनईजी की जो रिपोर्ट होती है किस पे होती है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स पे होगी या स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स पे होगी, ठीक है सर। ये किसको देगा, एक बंदे को देगा। कौन है बंदा, मैंने कहा यूनियन का बंदा है प्रेसिडेंट, स्टेट का बंदा है गवर्नर ऑफ द स्टेट, और फिर ये जो प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं ये आगे लेके जाएंगे। प्रेसिडेंट किसके पास लेके जाएगा, पार्लियामेंट के पास, स्टेट वाला किसके पास लेके जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर के पास। इजी इजी सर। तो यही बातें आपकी किताब में दे रखी हैं, एक बार आप यहां से इनको रीड कर सकते हो। इसमें बस एक दो छोटे पॉइंट और ध्यान रखना एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो पार्लियामेंट है वो लॉज बनाता है रिगार्डिंग द सैलरी एंड कंडीशंस ऑफ सीएनएजी। अब यूनियन और स्टेट के जो अकाउंट्स हैं इसका जो फॉर्मेट है ये कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। तो हो सकता है इसे एमसीक्यू में मजे ले ले कि यूनियन और स्टेट के अकाउंट्स का फॉर्मेट कौन बताएगा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीएनएजी, नन ऑफ द अबव। तो बोलना प्रेसिडेंट, तुम्हारा दिमाग बोलेगा सीएनएजी, प्रेसिडेंट। तो जो अकाउंट्स हैं वो किस फॉर्मेट में होंगे, प्रेसिडेंट के फॉर्मेट में। अब प्रेसिडेंट चाहे तो अपनी मर्जी से एडवाइस ले सकता है किसकी, सीएनएजी की, अगर ये चाहे तो सीएनएजी की एडवाइस ले ले। इजी इजी सर। अब आ जाओ सीएनएजी बहुत हो गया, इसकी ड्यूटीज क्या है, इसकी ड्यूटीज क्या है। तो मैंने कहा ड्यूटीज बड़ी सिंपल है। आप बताओ सीएनएजी के जो अंडर डिपार्टमेंट है क्या वो सिर्फ ऑडिट डिपार्टमेंट है या अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी है, मैंने कहा दोनों। ये दोनों डिपार्टमेंट का ख्याल रखता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का भी, ऑडिट डिपार्टमेंट का भी। तो पहले अकाउंट्स की बात करते हैं। तो सारे बच्चे इधर फोकस करना, मजा आएगा। सबसे पहले कहता है हम कंपाइल करेंगे अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट। सो कंपाइलिंग द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट्स फ्रॉम द इनिशियल एंड सब्सिडरी अकाउंट। तो आपको अकाउंटिंग का प्रोसेस तो आता ही है, जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ठीक है सर। अब आप डिफरेंट हेड्स में दिखाओगे क्या क्या रिसीट्स आई, क्या क्या डिसबर्समेंट्स हुई, वॉट एवर आर द रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट्स फ्रॉम फॉर द पर्पस ऑफ यूनियन, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। अब ध्यान रखना सारी यूनियन टेरिटरीज कवर नहीं होंगी, जिसकी अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो कवर होगी। ये लोग क्या करेंगे, अकाउंट्स देंगे इन लोगों को, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब यूनियन टेरिटरी में आता है एक और नया बंदा, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द अटला। अटला मींस यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। गॉट इट सर। तो पहले पॉइंट में कुछ नहीं है, अकाउंट्स बन गए और इन लोगों को दे दिए, किस किस को, पीजीए यानी प्रेसिडेंट, गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर। अब जब अकाउंट्स बन गए तो इनका ऑडिट होगा। ऑडिट तीन चीजों का, एक्सपेंडिचर का, ट्रांजैक्शंस का, पीएनएल और बैलेंस शीट का। ये कहता है जो भी एक्सपेंडिचर है ये लीगल होना चाहिए, ऑथोराइज्ड होना चाहिए। बस यही दो कीवर्ड्स आपने अपने आंसर में लिखने हैं, ठीक है सर। फिर ये कह रहे हैं सारी ट्रांजैक्शन देखो फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड मतलब अगर कोई भी कैलेमिटी आती है, अर्थक्वेक, बाढ़, फ्लड, व्हाटएवर, तो ये सब चीजों के लिए अलग से फंड्स रखते हैं, और जो भी इन्होंने पब्लिक अकाउंट्स मेंटेन कर रखे हैं उसमें से आपने सारी ट्रांजैक्शन देखनी है। साथ ही साथ कहता है रिपोर्ट करो पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट पे। सब पीएनएल पे क्यों रिपोर्ट करना है, कि भाई ये लोग अपना काम एफिशिएंटली, प्रॉफिटेबली कर रहे हैं कि नहीं। तो तीन चीजों पे ऑडिट होगा, एक्सपेंडिचर पे, सारी ट्रांजैक्शंस पे, पीएनएल और बैलेंस शीट पे। फिर ये कहता है ऑडिट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। सर अभी तो किया, मैंने कहा नहीं, यहां कुछ डिफरेंट है। ये कह रहे हैं ऐसी बॉडी और अथॉरिटी दैट इज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट के पैसे। गवर्नमेंट के पैसे यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट और अटला। तो इसके आप सारे रिसीट्स और एक्सपेंडिचर देखोगे। सर सब्सटेंशियली फाइनेंस का मतलब होता है 25 और 75, 25 3 75। तो यानी जो भी ग्रांट और लोन आपने दिया है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 25 lakhs, और इट शुड बी 75%, साथ ही साथ इट शुड बी 75% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दैट बॉडी और अथॉरिटी। तो 25 3 75 करके दोनों के दोनों लिमिट्स आपने ध्यान रख के चलनी है। अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट। ये कह रहा है कि मान लो आपने किसी को ग्रांट दिया या लोन दिया है, ठीक है, तो देख लेना सामने वाले ने कंडीशंस पूरी करी और आप उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। बस ध्यान रहे ये जो ग्रांट और लोन है किसको नहीं देना, किसी फॉरेन स्टेट को नहीं देना, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देना। उनसे आप ले सकते हो बट उनको दे नहीं सकते, ठीक है। फिर ये कह रहा है आप रिसीट्स को चेक करो, बेसिकली जितनी भी टैक्स रिसीट्स होती हैं उन सबको चेक करो, क्या यहां पे प्रॉपर रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं फॉर टैक्स असेसमेंट, टैक्स कलेक्शन एंड टैक्स एलोकेशन। एलोकेशन यानी सपोज जीएसटी है तो कहां कहां एलोकेट होता है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है। इसके लिए आप अकाउंट्स वगैरह एग्जामिन कर सकते हो। लास्ट में आते हैं स्टोर्स एंड इन्वेंट्री, अगर इनका कोई इन्वेंट्री वगैरह पड़ी है चेक कर लो। और आखिरी में गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट। गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिट में हमने एक बेसिक बात लॉ में पढ़ रखी है कि सेक्शन 139(5) और 139(7) में जो भी ऑडिटर अपॉइंट होता है फॉर गवर्नमेंट कंपनी, इट कैन बी द फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर। तो सीएनएजी क्या बनेगा, एक्शन डायरेक्टर। एक्शन डायरेक्टर का मतलब है ही विल डायरेक्ट द मैनर, किस तरह से अकाउंट्स का ऑडिट होना चाहिए। और जो सामने वाला अपनी ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी देगा उसमें चार चीजें होंगी, चार नहीं 3 चीजें होंगी। सबसे पहले डायरेक्टर के डायरेक्शंस, एक्टर के एक्शंस, डायरेक्शंस और एक्शंस ऑफ द ऑडिटर। उस एक्शन का क्या इंपैक्ट ऑन द अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। तो जो मैंने आपको ऊपर पूरा रायता फैला के दिया है, ये आ जाओ इसकी क्विक समरी रिवाइज करते हैं।
सबसे पहले अकाउंट्स बनेंगे, कंपाइल एंड सबमिट द अकाउंट्स टू पीजीए, प्रेसिडेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अटला। फिर होगा ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन द एक्सपेंसेस, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन कौन सी, कंटिजेंसी फंड्स, पब्लिक अकाउंट्स और पीएनएल और बैलेंस शीट। इजी इजी सर। और ऑडिट किसका होगा, ऐसी बॉडी और अथॉरिटी दैट इज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, मतलब जो ग्रांट और लोन है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 lakhs प्लस इट द अमाउंट इज मिनिमम 75% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दैट बॉडी। फिर जो भी ग्रांट और लोन आपने दिया है, इसी से अगला पॉइंट आ गया, ये ऑथोराइज्ड होना चाहिए, यानी अथॉरिटी ने जो भी कंडीशन दी थी वो पूरी हो रही है और आप इसके बुक्स और अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हो। किसके बुक्स और अकाउंट्स, जिस भी बॉडी को आपने ग्रांट और लोन दिया है। आखिरी में कहता है ऑडिट ऑफ द रिसीट्स, इसके रूल्स चेक कर लेना, टैक्स असेसमेंट, टैक्स कलेक्शन, टैक्स एलोकेशन। वाह सर क्या प्यारा चार्ट है। और फिर आखिरी में आता है ऑडिट ऑफ द स्टोर्स इन्वेंट्री एंड गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? हाँ सर। अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, जोर से बोलो, जय माता दी। चलो अब आओ मेरे साथ, अब आओ मेरे साथ, आगे लेके चलेंगे तुमको, हौले हौले प्रेम पूर्वक तरीके से पूरा टॉपिक रिवाइज करेंगे, डोंट वरी। अब सर अगला टॉपिक क्या कहता है, ड्यूटीज तो हो गई। अब ड्यूटीज इतनी सारी थी तो मेरे को ऐसा लगता है बस चार्ट फॉर्म में भी अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे काम हो जाएगा। मेन टॉपिक जो हीरो टॉपिक है एग्जाम में आने वाला वो है पावर्स ऑफ सीएनएजी। अब सीएनएजी के अंदर क्या पावर है, दया दरवाजा तोड़ दो। दया दरवाजा तोड़ दो यानी ये किसी भी ऑफिस में घुस सकता है, किसी भी ऑफिस में घुस सकता है और जाके उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स और लोगों को परेशान कर सकता है। यानी सिंपल सी बात ध्यान रखना, इंस्पेक्ट एनी ऑफिस ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है सर। उसके बाद क्या करेगा, वहां पे बुक्स देखेगा, लोगों से पूछताछ करेगा। बुक देखेगा यानी ही कैन रिक्वायर एनी बुक्स, अकाउंट्स, इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, जो भी किताबों वाले वर्ड्स होते हैं रेलिवेंट फॉर ऑडिट। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी मांग दिया, शुड बी रेलिवेंट फॉर ऑडिट फ्रॉम स्पेसिफाइड पर्सन टू बी सेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन। यानी ये बोल सकता है कि भाई जो भी बुक्स हैं इनको इस पते पे पहुंच दो, भेज दो, इस एड्रेस पे भेज दो। ठीक है सर। अगर चाहे तो किसी पर्सन से क्वेश्चन वगैरह कर सकता है कि भाई एक बात बताओ, तुमने वो जो टेंडर दिया उसके लिए क्या प्रॉपर कोटेशंस ली थी? अच्छा ली थी तो दिखाओ वो कोटेशंस। तो मैंने कहा इधर कोटेशंस देख भी ली और उधर बंदे से पूछ भी लिया। सो पुट सच क्वेश्चंस और ऑब्जर्वेशंस टू द पर्सन इन चार्ज ऑफ द ऑफिस। तो तीन चीजें क्या हो गई, ऑफिस में घुस गए, बुक्स भी देख ली, बंदे से पूछताछ भी कर ली। यहां क्या था सर, यहां ये बड़ा सख्त लौंडा था, तो मैंने कहा यहां हमारा सख्त लौंडा पिघल गया यानी कह रहा चलो ठीक है मैं ज्यादा डिटेल में ऑडिट नहीं करता, लिमिटेड चेकिंग करता हूं। सो फोर्थ इज द पावर कि ये खुद ही डिसाइड कर सकता है टू डिस्पेंस विद मतलब अवॉइड एनी डिटेल्ड ऑडिट एंड प्रोसीड विद लिमिटेड चेकिंग। तो ये चार बातें आपको ध्यान रख के चलनी है। तो अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक पे भी देखोगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ऑन द सीएनएजी पावर 2 बार आईसीए ने डायरेक्टली पूछा, एमटीपी नवंबर 21 में, एमटीपी अप्रैल 23। तो प्लीज इसको हल्के में मत लेना। फिर हमने आज पढ़ा क्या, एक्सपेंडिचर ऑडिट यानी कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो आपके एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने हैं। सबसे पहले सर बात करते हैं, प्लीज फोकस करके चलना इधर। हाँ सर, ये कह रहा है कि जो भी खर्चा है ये कैसा होना चाहिए, एज पर द लॉ होना चाहिए, यानी प्रोविजंस ऑफ स्टैट्यूटरी एनैक्टमेंट। ठीक है सर। एंड इट शुड बी एज पर द फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी इलीगल खर्चा मत करना। अगर आपके रूल कहते हैं कोटेशंस वगैरह लेनी है तो वो सब ले लेना, पॉलिसीज को फॉलो करना। तो अगर आप चेक कर रहे हो खर्चा इज एज पर द स्टैट्यूटरी एनैक्टमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, इट इज ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स। तो हो सकता है आईसीए आपको ये लाइनें लिख के दे दे और बोलो पहचानो ये कौन सा ऑडिट है। तो ये क्या है, रूल्स एंड ऑर्डर्स। फिर ये कह रहा है जो भी खर्चा है वो ऑथोराइज्ड होना चाहिए, जनरल या स्पेशल ऑथोराइजेशन, जो हम चैप्टर 4 में भी पढ़ते हैं। सो इट शुड बी अ सैंक्शन स्पेशल और जनरल बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑथोराइजिंग द एक्सपेंडिचर। इसको क्या कहते हैं, ऑडिट ऑफ सैंक्शन। वेरी वेरी इजी। फिर ये कह रहा है कोई भी खर्चा करने से पहले उसका प्रोविजन बनाओ एंड दैट शुड आल्सो बी ऑथोराइज्ड। मेन फोकस ऑथोराइज्ड है नहीं, मेन फोकस है प्रोविजन ऑफ फंड्स, तो इसको कहते हैं ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स। फिर आता है जो भी खर्चा है वो फुलफिल करे प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। प्रिंसिपल्स मतलब इट शुड बी रीजनेबल खर्चा। अगर आपको पता हो सीडब्ल्यूजी स्कैम में क्या हुआ था सर, जो टॉयलेट पेपर 100 रुपए 200 रुपए मैक्सिमम 1000 रुपए का आएगा, इन लोगों ने 10-10 हजार पे करे। तो क्या ये रीजनेबल है, अनरीजनेबल? तो ये प्रोप्राइटी ऑडिट में पकड़ा जाएगा। फिर आता है जो भी आपने प्रोग्राम्स चलाए, स्वच्छ भारत अभियान, डीमोनेटाइजेशन स्कीम और कोई प्रोजेक्ट वगैरह चलाया, तो देखो क्या ये सब जो प्रोजेक्ट से कम पैसे पे चल रहे हैं एंड बेस्ट रिजल्ट्स दे रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस ऑडिट। अभी इस रिवीजन में आगे हम इसको और डिटेल में करेंगे। यस एवरीवन, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ लेट्स रिवाइज ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स। एमटीपी अक्टूबर 21 का क्वेश्चन है, तो भाई ध्यान से समझना, पूरा का पूरा फ्लो समझो। तो ये कह रहा है रूल्स एंड ऑर्डर्स का मतलब है जो भी आप खर्चा करोगे इट शुड बी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज एंड रूल्स। तो सबसे बड़ा लॉ क्या है हमारे इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में कवर नहीं होती तो उसके लिए अलग से लॉ बनाना पड़ता है, और लॉ को समझाने के लिए हम क्या बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं। तो जो भी खर्चा करो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन करो, लॉज करो एंड रूल्स करो। अब ये कह रहा है 3 तरह के चीजें हो सकती हैं, 3 तरह के रूल्स एंड ऑर्डर्स हो सकते हैं। सबसे पहले
जो भी आप नॉर्मल खर्चे करते हो, तो इसके लिए आपने देखना है जो भी खर्चे हैं इनका सैंक्शन और इंकर कहां से होना चाहिए, ये होने चाहिए फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या स्टेट। इसके अलावा आप खर्चे कहां से कर सकते हो, कंटिजेंसी फंड से कर सकते हो ऑफ द इंडिया एंड स्टेट। यहां से जो गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं अपने मन से खर्चे कर सकती है। तो पहले खर्चे कौन से हो गए, जो गवर्नमेंट अपने मन से कर रही है। दूसरे खर्चे कौन से होते हैं, जहां गवर्नमेंट अपने मन से नहीं कर रही, गवर्नमेंट के पास क्लेम आया है, गवर्नमेंट के पास क्लेम आया और क्लेम के हिसाब से अब पैसा विड्रॉ होगा। तो ये कहता है मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द क्लेम्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड विड्रॉइंग द मनी। अब ये पैसा कहां कहां से विड्रॉ हो सकता है, अगेन कंसोलिडेटेड फंड से, कंटिजेंसी फंड से। कंटिजेंसी फंड के लिए क्या क्लेम आ सकता है, तो मान लो इंडिया में कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई भूकंप आ गया, कोई सुनामी आ गया, कोई फ्लड आ गया, तो लोग हो सकता है क्लेम करके पैसा यहां से विड्रॉ करवा लें। इसके अलावा क्लेम्स आ सकते हैं पब्लिक अकाउंट पे। पब्लिक अकाउंट नाम से ही पता चल रहा है पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, तो जो भी गवर्नमेंट के पास रिसीट्स आती है एक्सेप्ट द कंसोलिडेटेड फंड जहां पे उसको पैसा रिटर्न करना है पब्लिक को, इट कैन बी पब्लिक के डिपॉजिट्स, पब्लिक का प्रोविडेंट फंड का मनी, सेल ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, यहां पे क्योंकि इसको पब्लिक को पैसा वापस करना है तो इसके लिए भी रूल्स एंड ऑर्डर्स हो सकते हैं। एंड लास्ट में आता है खर्चा किसका, बाबू का खर्चा। सर कौन सा बाबू, बाबू सोना वाली बात नहीं हो रही, गवर्नमेंट वाले बाबू की बात हो रही है। तो जितने भी गवर्नमेंट के सर्वेंट्स होते हैं उनके लिए हमें देखने क्या कंडीशंस ऑफ सर्विस है, उनको कितनी सैलरी मिलेगी, क्या अलाउंसेस मिलेगी, क्या पेंशन मिलेगी, ये सब आपने कंसिडर करके चलने हैं। तो 3 तरह के खर्चे देखना, एक तो गवर्नमेंट का मन से जो खर्चा होता है, सैंक्शन एंड इंकर द एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड। दूसरा खर्चा जहां पब्लिक ने क्लेम किया है, सो मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम्स एंड विड्रॉइंग द अमाउंट फ्रॉम दीज फंड्स। एंड लास्ट में बाबू का खर्चा। मैंने कहा बाबू कौन, कंडीशंस ऑफ सर्विस आ गए, पे आ गए, अलाउंसेस आ गई, पेंशंस आ गई। डील डन डन सर। अब गवर्नमेंट का काम है कि भाई वो रूल्स एंड ऑर्डर्स बनाए सबऑर्डिनेट्स के लिए। ऑडिटर का काम है कि वो देखे क्या जो रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं, जो रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं वो सबऑर्डिनेट्स ने अप्लाई करे या नहीं। अच्छा क्या ऑडिटर ज्ञान देगा कि क्या रूल और ऑर्डर होना चाहिए, नहीं सर। ऑडिटर से किसी ने पूछा ही नहीं कि क्या रूल और ऑर्डर होना चाहिए तो वो बताएगा भी नहीं। ही इज नॉट देयर टू प्रिस्क्राइब व्हाट द रूल एंड ऑर्डर शुड बी। गॉट इट और नॉट, यस सर। बट इसको कुछ चेक करना है, इसको ये देखना है कि जो रूल एंड ऑर्डर है वो कौन कौन अप्रूव करता है। कौन कौन अप्रूव करता है, मैंने कहा मतलब कौन कौन अप्रूव करता है। कौन का मतलब है सबसे पहला कॉन्सिस्टेंट। जो रूल एंड ऑर्डर है वो कंसिस्टेंट होने चाहिए 2 चीजों के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज के साथ और सीएनएजी की जो अकाउंट्स और ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज, सीएनएजी के अकाउंट्स एंड ऑडिट की रिक्वायरमेंट। साथ ही साथ ये कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होने चाहिए, दे शुड नॉट बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द रूल्स एंड ऑर्डर्स मेड बाय हायर अथॉरिटी। ठीक है सर। एंड लास्ट पॉइंट इज अगर लॉ रेगुलेशन किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अप्रूव नहीं किया तो जो इशूइंग अथॉरिटी है उसके पास पावर होनी चाहिए, इट शुड हैव द रूल मेकिंग पावर। तो ये 4 बातें ध्यान रखना, रूल एंड ऑर्डर कौन कौन अप्रूव कर रहे हैं। सबसे पहले कंसिस्टेंसी विद द कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, सीएनएजी, इट शुड नॉट बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद एनी हायर अथॉरिटी। एंड अगर अप्रूव नहीं किया किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने तो जिस भी अथॉरिटी ने रूल बनाया है उसके पास रूल मेकिंग पावर होनी चाहिए। तो यही की यही बातें आपकी किताब में लिखी हैं। जैसे ही ये वाला पार्ट हो जाए एक बार चाहो तो इसको यहां से रीड कर लेना। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट किसकी बात करता है, ऑडिट ऑफ सैंक्शन। सैंक्शन बस यही कहता है कि जो भी खर्चा है वो ऑथोराइज्ड होना चाहिए बाय द सैंक्शनिंग अथॉरिटी। एवरी आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर शुड बी कवर्ड by a sanction. This sanction can be general or specific of the competent authority. यही सेम टू सेम चीज यहां लिखी है। Got it? Got it, sir. अब आ जाओ सारे बच्चे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज प्रोप्राइटी ऑडिट। अब सर प्रोप्राइटी ऑडिट का गेम क्या है, मैंने कहा सबसे पहले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमटीपी मई 24 में आईसीआई ने पूछा था, तो जल्दी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सर प्रोप्राइटी ऑडिट क्या होता है, कितनी बार अपने घर में पेरेंट्स से सुना है क्या फिजूल के खर्चे करते रहते हो, क्या बेमतलब के खर्चे करते रहते हो, तुमको पैसे की कदर ही नहीं है। सर रोज सुनते हैं, रोज सुनते हैं। तो मैंने कहा यही चीज आपको गवर्नमेंट के लिए चेक करनी है, क्या गवर्नमेंट को पब्लिक के पैसे की कदर है, क्या गवर्नमेंट पब्लिक के पैसे से फिजूल खर्चे तो नहीं कर रही। फिजूल का मतलब है इम्प्रॉपर, अवॉइडेबल, इनइफेक्टिव, या कई लोग इसको बोल देते हैं इनफ्रक्चुअस। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, इनफ्रक्चुअस। इनफ्रक्चुअस क्या होता है, इनइफेक्टिव ही होता है। सो अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, इम्प्रॉपर, इनफ्रक्चुअस या बोल दो अवॉइडेबल या इनइफेक्टिव एक्सपेंडिचर, तो ये सब चीजें चेक करने का जो ऑडिट है उसी को कहते हैं प्रोप्राइटी ऑडिट। तो सारे बच्चे आ जाओ अपने नोट्स पे, तो देखो क्या कहता है। मैंने कहा इसके कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में दे रखे हैं, ये एग्जांपल्स ये केस स्टडी बना के पूछ लेते हैं। तो मान लो एक बिल्डिंग है, सारे बच्चे बताओ ये किसकी बिल्डिंग है। सर ये है एमटीएनएल की बिल्डिंग, इसको बोलते हैं टेलीफोन एक्सचेंज। यहां पे टावर दिख रहा है ना, हाँ सर, ये है टेलीफोन एक्सचेंज का टावर। तो मान लो गवर्नमेंट ने एक बिल्डिंग बनाई फॉर टेलीफोन एक्सचेंज और उसको यूज ही नहीं किया,
तो अगर ऐसा कोई अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है तो यहां पे प्रोप्राइटी ऑडिट होना चाहिए, ठीक है सर। इसके अलावा मान लो गवर्नमेंट ने बनाया स्कूल, सर स्कूल तो प्रोडक्टिव होता है, अरे सुनो तो सही, इन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग बना ली और उसको 5 साल बाद यूज किया, तो मैं बताऊं क्या ये अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर था? हाँ, पहले साल ये अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर था, 5 साल तक ये अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर था, जब ये यूज हुआ तब आप फिर भी कह सकते हो कि ठीक है इट वाज नीडेड, बट 4 साल तक 5 साल तक गवर्नमेंट का पैसा फंसा रहा तो इट वाज अ समथिंग व्हिच कुड हैव बीन अवॉइडेड, तो यहां पे प्रोप्राइटी ऑडिट होना चाहिए। अब प्रोप्राइटी ऑडिट के 3 प्रिंसिपल्स आपने ध्यान रखने सर, क्या? सबसे पहले तो ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन व्हाट द ओकेजन डिमांड्स, यानी अगर मैं खर्चे को देखूं तो देखते ही ऐसा ना लगे अरे तो बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था CWG स्कैम का, कॉमनवेल्थ गेम्स, यहां पे इन लोगों ने क्या किया, जो टॉयलेट रोल 500-600 रुपए का आता है इन लोगों ने 10-10 हजार रुपए देके खरीदा, तो इट वॉज मच मोर देन व्हाट द ओकेजन डिमांड्स, ठीक है सर। इसके अलावा ये कहता है हर पब्लिक ऑफिसर का ये कर्तव्य है कि वो एक्सरसाइज करे सेम विजिलेंस फॉर द पब्लिक मनी एज अ ऑर्डिनरी पर्सन विल डू फॉर हिज ओन मनी, यानी अगर मैं पब्लिक का पैसा यूज कर रहा हूं तो उसको ऐसे यूज करूं जैसे मैं खुद का पैसा यूज करता। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आप अगर कहीं भी ट्रेवल करके जा रहे हो और मान लो आप जनरली खुद के पैसे से ट्रेवल करते इकोनॉमी क्लास में, अब क्योंकि पब्लिक का पैसा है आप बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर रहे हो, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो यही बात कह रहा है एवरी पब्लिक ऑफिसर शुड एक्सरसाइज सेम विजिलेंस फॉर पब्लिक मनी एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, यानी ऑर्डिनरी पर्सन विल डू विद हिज ओन मनी। क्या पहला पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। फिर ये कहता है इस खर्चे से 2 लोगों का फायदा नहीं होना चाहिए। कौन? सबसे पहले जिस बाबू ने खर्चा ऑथोराइज किया उसका फायदा नहीं होना चाहिए। इट नो अथॉरिटी will sanction the expenditure that directly or indirectly accrue to its own advantage। तो मान लो हमारा एक बाबू है, इसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर को 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया और बदले में 200 करोड़ ब्राइब ले ली, तो दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है सर। इसके अलावा इससे किसी पर्टिकुलर पर्सन या सेक्शन ऑफ कम्युनिटी का बेनिफिट नहीं होना चाहिए। पब्लिक मनी शुड नॉट बी यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और सेक्शन ऑफ कम्युनिटी। तो ये 3 बातें आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले खर्चा प्राइमा फेसी ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे 2 लोगों का फायदा नहीं होना चाहिए। पहले तो जो अथॉरिटी सैंक्शन कर रही है, दूसरा किसी पर्टिकुलर पर्सन या सेक्शन ऑफ कम्युनिटी। अब सर शुभम सर ने इसकी 4 एक्सेप्शन बताई, बताओ क्या? सबसे पहले अगर ये रिकॉग्नाइज्ड कस्टम है तो हम सबको पता है हमारे देश में रिपब्लिक डे की परेड बनाई जाती है जिस पर ढेरों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, बट क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये फिजूल का खर्चा है? नो सर, इट इज अ रिकॉग्नाइज्ड कस्टम। हर साल 26 जनवरी आएगा, रिपब्लिक डे होगा, तो ये करना ही पड़ेगा, ठीक है सर। इसके अलावा मोदी जी को भी जाना है, किनसे मिलने? मेलेनी जी से, ताकि इंडिया और इटली के रिलेशंस अच्छे बने रहे। तो अगर आप कुछ अलाउंसेस दे रहे हो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, इट कैन बी अ ट्रैवल अलाउंस, तो वो भी देना अलाउड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मेक श्योर मोदी जी एक्चुअल में ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसा ना हो आपने अलाउंसेस दे दिया उन्होंने जेब में डाल दिया, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इट शुड नॉट बी अ सोर्स ऑफ प्रॉफिट फॉर द रेसिपिएंट। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। तीसरी बात ये कहता है अगर अमाउंट इनसिग्निफिकेंट है तो चलेगा, 1000-2000 रुपए की बात है तो छोड़ दो। एंड आखिरी में आता है कि जो भी आपने पैसा दिया वो कोर्ट के इन्फोर्समेंट पे दिया, यानी द क्लेम फॉर द अमाउंट कैन बी इन्फोर्स्ड इन द कोर्ट। तो मान लो एक एक्चुअल आम आदमी है, आजकल कोई भी किसी को आम आदमी बोल देता है, ठीक है, कोई एक्चुअल में आम आदमी है, उसकी ना पेंशन रुकी पड़ी गवर्नमेंट की तरफ से। अब कोर्ट कहता है चुपचाप इस रिटायर्ड एम्प्लॉय की पेंशन दो, तो सर यहां तो किसी पर्टिकुलर पर्सन का बेनिफिट हो रहा है, तो मैंने कहा वो होना भी बनता है, उसने बहुत साल गवर्नमेंट के लिए सर्विस करी, उसकी पेंशन मिलनी चाहिए। सो अगर आपको लगता है क्लेम कोर्ट में इन्फोर्स हो सकता है तो फिर आप इसके पैसे दोगे। तो प्रोप्राइटी ऑडिट के आपने 4 एक्सेप्शन याद रखनी है, रिकॉग्नाइज कस्टम, अलाउंसेस, उसके बाद इनसिग्निफिकेंट अमाउंट एंड द क्लेम कैन बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट। सर आपको ये चारों पॉइंट एकदम कैसे बढ़िया तरीके से दिमाग में बैठे हैं? मैंने कहा क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट भी समझा है और मुझे टेक्निक भी आती है। तो मैंने कहा सिंपल सी बात समझना, जनरली मिडिल क्लास घरों में ऐसा बोला जाता है छाता ले लो काफी है, छाता ले लो काफी है, रेन कोट एक फिजूल का खर्चा है। तो मैंने कहा फिजूल के खर्चे की एक्सेप्शन याद रखना, रेन कोट। रेन कोट का क्या मतलब है? मैंने कहा आर फॉर रिकॉग्नाइज कस्टम, ए फॉर अलाउंसेस, आई एन का मतलब है अमाउंट इज इनसिग्निफिकेंट एंड कोर्ट का मतलब है क्लेम फॉर अमाउंट दैट कैन बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट। सो रेन कोट करके आप इस तरह से मस्त मस्त चारों बातें दिमाग में बिठा सकते हो। डील डन? डन सर। सर आपने कहा था इसका क्वेश्चन आया हुआ है तो आ जाओ, इसका क्वेश्चन भी मैं आपको करवा देता हूं। कम टू योर क्वेश्चन बैंक। आ गए सर, क्वेश्चन बैंक पे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ऑडिट अगेंस्ट द प्रोप्राइटी सीक्स टू इंश्योर दैट एक्सपेंडिचर कंफॉर्म्स टू सर्टेन प्रिंसिपल। उसके प्रिंसिपल्स बताओ। तो तीनों प्रिंसिपल बता देना। सबसे पहले खर्चा ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे 2 लोगों का फायदा नहीं होना चाहिए, सैंक्शनिंग अथॉरिटी का, पर्टिकुलर पर्सन और कम्युनिटी का, और इसके एक्सेप्शंस आपने लिखने हैं। ये तो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन जो एमटीबी में आया था और एग्जाम में आएगा, तो 5 नंबर में आपने सारी बातें लिखनी है। इसके अलावा हो सकता है ये सीधा सीधा आपसे एक्सेप्शन पूछ ले, जैसे एमटीपी अक्टूबर 21 में पूछा, तो वही 4 की 4 एक्सेप्शन आ जाएंगी। रेन कोट। डील डन? डन सर। तो यहां हमारा प्रोप्राइटी ऑडिट पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास परफॉर्मेंस ऑडिट। इसका क्वेश्चन आया था मई 23 में। अगेन आ जाओ मेरे साथ, क्या कहता है परफॉर्मेंस ऑडिट। पानी के 2-2 घूंट लगाओ एंड चैट बॉक्स पे रेडी।
ऑल सेट, यस सर। परफॉर्मेंस ऑडिट पहली बात तो होता क्या है, किसकी परफॉर्मेंस देखनी है? मैंने कहा आपने देखनी है परफॉर्मेंस किसी प्रोग्राम की। तो गवर्नमेंट कई सारे प्रोग्राम करती है, जैसे स्वच्छ भारत का प्रोग्राम किया, स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम किया, कई सारी स्कीम्स चलाती है, जैसे एलपीजी सब्सिडी स्कीम, आयुष्मान भारत स्कीम। तो जो भी प्रोग्राम्स और स्कीम्स हैं, ये देखना है कि इन्होंने अपना काम तमीज से किया है कि नहीं। इसके लिए हम इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, और परफॉर्मेंस में आते हैं 3 ई। सर ई का मतलब है, सबसे पहले ई फॉर इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? आप कई बार अपने एसी या रेफ्रिजरेटर को भी इको मोड पे डालते हो, हाँ सर। तो उस पे क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कम से कम बिजली का बिल आए, यानी कम से कम खर्चा हो। तो यही बात इकोनॉमी में है कि जो भी आप रिसोर्सेज यूज करते हो, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए यानी मनी, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए यानी सैलरी, या फिर फिजिकल रिसोर्सेज हो गए यानी रॉ मटेरियल। तो ये कहता है जो भी गवर्नमेंट ने एक्वायर करें फाइनेंशियल, ह्यूमन या फिजिकल रिसोर्सेज, ये इकोनॉमिकल मैनर पे यानी सस्ते से सस्ते रेट में रिसोर्सेज मिल गए। ठीक है सर। अब जब रिसोर्सेज ले आए हो, उनको यूटिलाइज तमीज से करना, यानी देयर शुड बी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट का मतलब है जो इनपुट आउटपुट रेशियो है ये कम से कम होना चाहिए। तो ये लोग लिखते कैसे हैं? ये कहते हैं वेदर द वेरियस स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूटेड इकोनॉमिकली। सर यहां तो इकोनॉमी की बात हो रही है, मैंने कहा रुको जरा। गिविंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, सर यहां तो इफेक्टिवनेस की बात हो रही है। तो पहले ये बात इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस की करते हैं, फिर काम की बात करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, दैट इज द आउटपुट, and the resources used to produce them, that is the input. So this is the actual efficiency का topic. So relationship between the goods which are used to produce the goods, मतलब resources which are used to produce the goods, that is the input, and the actual goods and services produced, that is the output. तो आपने input output का analysis करना, यही efficiency है। क्लियर है? क्लियर है सर। आखिरी में आता है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस सीधी भाषा में बोलो, टारगेट्स अचीव हुए कि नहीं। सो द अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस या इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल टारगेट। क्या आपने ओवरऑल टारगेट अचीव किया, उसके साथ साथ आप एफिशिएंसी का तड़का लगा दो, एंड द एफिशिएंट मीन्स टू अचीव दैम। क्लियर है? क्लियर है सर। तो परफॉर्मेंस ऑडिट में बस आपने ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है? मैंने कहा बड़ा सिंपल है। सबसे पहले देखो कौन सा प्रोग्राम या एक्टिविटी चेक करने वाले हो, तो आइडेंटिफाई द टॉपिक। फिर उसको प्रिलिमिनरी स्टडी कर दो कि इसमें गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स थी। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? प्लानिंग करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे और रिपोर्टिंग करेंगे। तो जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो। तो यही बात यहां पे दे रखी है, परफॉर्मेंस ऑडिट। इसमें हम एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस देखते हैं। इट इज लाइक अ फुल स्कोप ऑडिट। इसको हम और क्या बोलते हैं? फुल स्कोप ऑडिट। ये मैं हाईलाइट करवा रहा हूं क्योंकि ऐसे कभी कभार एमसीक्यू में मजे ले सकता है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी रिवाइज करा दी। लास्ट में बस इतना कहता है, एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट इज नथिंग बट अ ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन यानी हम बायस्ड रूप से नहीं, ऑब्जेक्टिवली सारी चीजों को देखेंगे। आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रेटर इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, टॉपिक देखो, उसके बारे में पढ़ो, फिर प्लानिंग करो, एग्जीक्यूट करो और रिपोर्ट करके डन 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 डन। नाउ सर लास्ट 2 to 3 टॉपिक्स। पानी के फिर से 2 घूंट लगाओ एंड चैट बॉक्स पे रेडी, कम ऑन। ऑल सेट, यस सर। अब आ जाओ पढ़ते हैं ऑडिट ऑफ रिसीट्स। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, नवंबर 20 में आया था। अब देखो ऑडिट ऑफ रिसीट्स में क्या होता है। सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि जो रिसीट्स हैं वो सारी ठीक से आ रही हैं कि नहीं। यानी इंट्रोडक्शन देंगे, वेदर ऑल द रेवेन्यूज और अदर डेट्स। आपके पास रिसीट कैसे आ सकती है? या तो कमा के आ सकती है या लोन लेके आ सकती है। दीज आर करेक्टली असेस्ड, रियलाइज्ड एंड क्रेडिटेड टू द गवर्नमेंट अकाउंट। आपने टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, टैक्स ठीक से असेस किया, रियलाइज किया और गवर्नमेंट अकाउंट्स में इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है सर। अब जब आपने इंट्रोडक्शन देख लिया, अब स्टेप वाइज चलना। मुझे बताओ टैक्स असेसमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या बनाती है? लॉ बनाती है। उसके लिए क्या बनाती है? सिस्टम बनाती है। तो ये कहता है वेदर एडिक्वेट रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स हैव बीन फ्रेम्ड फॉर इफेक्टिव असेसमेंट, कलेक्शन एंड एलोकेशन ऑफ द फंड्स। ठीक है सर। जब आपने रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स फ्रेम कर लिए, अब देखो क्या वो एक्चुअली कैरी आउट हुए। मैंने कहा था ना स्टेप बाय स्टेप चलना, वेदर दीज आर एक्चुअली कैरीड आउट। अब मान लो टैक्स असेसमेंट में आपको देखना है सब चीजें ठीक से वर्क कर रही हैं। सबसे ज्यादा बड़ी रिस्क टैक्स असेसमेंट में क्या हो सकती है? टैक्स की चोरी। हो सकता है लोग टैक्स की चोरी करें, तो ये कह रहे देखना वेदर एडिक्वेट चेक्स आर इम्पोज्ड टू इंश्योर प्रॉम्प्ट डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ इरेगुलरिटीज, डबल रिफंड्स एंड लॉस ऑफ रेवेन्यू। कहीं भी लगता है कोई दिक्कत है, रिफंड लोग ज्यादा ले रहे हैं या लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा है, तो इसको फटाफट डिटेक्ट करके इन्वेस्टिगेट करो। तो यहां आपने उनके सिस्टम को देख लिया। अब एज अ ऑडिटर मुझे क्या करना है? कम ऑन, ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो मैंने कहा जब मैंने गवर्नमेंट का सिस्टम देख लिया, अब मैं उसका सिस्टम रिव्यू करूं। नाउ आई विल रिव्यू द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये कहते हैं रिव्यू द
रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स टू सी क्या ये करेक्टली और रेगुलरली डिमांड कलेक्ट कर रहे हैं और रिफंड दे रहे हैं। ठीक है सर, अगर लगता है गड़बड़ है तो सजेशन दे दो, सजेस्ट द इंप्रूवमेंट्स। इजी इजी सर। अब सर मेरे को कितना ऑडिट करना है ये सीएनएजी बताएगा, और मैं सीएनएजी से जबान नहीं लड़ा सकता, यानी एक्सटेंट एंड क्वांटम ऑफ ऑडिट अंडर ईच हेड विल बी डिसाइडेड बाय सीएनएजी। सीएनएजी कहीं ना कहीं ये चीज डिसाइड करेगा। अब सर इस पे आप नेगोशिएशन और क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, इतनी सी बात आपको ध्यान में रख के चलनी है। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। तो लास्ट बार एक बार आ जाओ, फटाफट फ्लो रिवाइज करा देता हूं, भले ही फिर आप चाहो तो 2 मिनट लेके वीडियो पॉज करके रिवाइज कर लेना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमको क्या चाहिए? जितने भी रेवेन्यूज और डेट्स हैं इनको ठीक से असेस करो, रियलाइज करो, क्रेडिट करो। इजी इजी सर। इसी के लिए इन्होंने क्या बनाया? प्रोसीजर्स फ्रेम करे। प्रोसीजर्स फॉर सेम थिंग, असेसमेंट, कलेक्शन, एलोकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है सर। फिर देखो प्रोसीजर्स आर एक्चुअली कैरिड आउट। अब जब प्रोसीजर्स हो रहे हैं तो इनके अंदर क्षमता होनी चाहिए गड़बड़े पकड़ने की, यानी एडिक्वेट चेक्स आर देयर फॉर डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ इरेगुलरिटीज, रिफंड्स एंड लॉस ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, अब मैं क्या करूं? आप इनको रिव्यू कर लो। रिव्यू दीज प्रोसीजर्स टू सी वेदर दे करेक्टली एंड रेगुलरली सी द डिमांड कलेक्शन एंड रिफंड्स। क्या ये सही से और रेगुलरली डिमांड को कलेक्ट कर रहे हैं, रिफंड दे रहे हैं? नहीं तो इंप्रूवमेंट सजेस्ट कर दो। कितना ऑडिट करना है ये सीएनएजी बताएगा। आप ना तो नेगोशिएट कर सकते हो, ना आप इसको क्वेश्चन कर सकते हो। गॉट इट सर। अब आ जाओ अगले टॉपिक पे। ये क्या कहता है? ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री। स्टोर्स एंड इन्वेंट्री यानी इन्वेंट्री के ऑडिट की बात हो रही है, तो मुझे बताओ इन्वेंट्री के लिए क्या होने चाहिए? प्रॉपर सिस्टम्स होने चाहिए। तो ये कहता है देखो क्या प्रॉपर सिस्टम्स हैं या रेगुलेशंस हैं? दीज आर वेल डिवाइस्ड। सर सिस्टम में क्या होगा? मैंने कहा सबसे पहले इन्वेंट्री परचेज करेंगे, फिर इन्वेंट्री रिसीव करेंगे, फिर इसको स्टोर करेंगे कस्टडी में, फिर इसको रॉ मटेरियल को इशू करेंगे प्रोडक्शन में, फिनिश गुड्स को सेल करेंगे और जो बच गया उसको काउंट करेंगे। वाह सर, ये तो बढ़िया फ्लो है। इन्वेंट्री परचेज, रिसीट, कस्टडी, इशू, सेल एंड काउंट ऑफ इन्वेंट्री। अब मैंने कहा परचेजेस से निकलेंगे 2 पॉइंट्स। सबसे पहले जो भी परचेजेस है प्रॉपर्ली सैंक्शनड होनी चाहिए, और जो प्राइजेस हैं कम से कम होनी चाहिए। प्राइजेस आर रीजनेबल एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, प्लस इसका क्वालिटी और क्वांटिटी चेक कर लेना, उसके सर्टिफिकेट्स को देख लेना। ठीक है सर। अब जो आपने परचेजेस के बाद पॉइंट्स बताए थे ना, रिसीट, कितना माल रिसीव हुआ, कितना माल कस्टडी में गया, उसमें से कितना इशू हुआ, कितना सेल हुआ, इन सब के अकाउंट्स देख लेना। मैंने कहा क्यों? तो ये कहता है चेक द अकाउंट्स ऑफ रिसीट, कस्टडी, इशू फॉर द एक्यूरेसी एंड रीजनेबलनेस ऑफ इन्वेंट्री बैलेंस। क्योंकि भाई साहब जब आपने अपनी कस्टडी में देखा कितना माल पड़ा है, कितना आप इशू कर चुके हो, उससे आपको इन्वेंट्री बैलेंस के बारे में पता चल जाएगा। अगर लगता है यहां पे कोई भी डिस्क्रिपेंसी है, डेफिशिएंसी है, तो ये आप गवर्नमेंट को बता सकते हो। ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ गवर्नमेंट एनी डेफिशिएंसी इन द क्वांटिटी या डिफेक्ट्स इन द इंटरनल कंट्रोल। तो पूरा का पूरा आपने फ्लो में ये टॉपिक कवर करना है। अगर आप चाहो तो मैं एक बार आपको बुक से भी गो थ्रू करा देता हूं, बस इनके पॉइंट्स थोड़े ऊपर नीचे हैं। सबसे पहला पॉइंट, रेगुलेशंस रिगार्डिंग परचेज, रिसीट, इशू, कस्टडी, सेल ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, अब परचेजेस से निकले 2 पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। जो परचेजेस है प्रॉपर्ली सैंक्शन होनी चाहिए, प्राइसेस रीजनेबल होने चाहिए, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, क्वालिटी और क्वांटिटी के सर्टिफिकेट देख लेना। 4th पॉइंट क्या था सर? बाकी बचे पॉइंट्स के अकाउंट्स ऑफ द रिसीट्स, इश्यूज एंड बैलेंसेस, ये एक्यूरेट और करेक्ट होने चाहिए। इससे आपको इन्वेंट्री पे कंफर्ट आ जाएगा। नहीं आ रहा, अगर लगता है कोई भी डेफिशिएंसी है तो गवर्नमेंट को बताओ। ठीक है सर। फिर हमने अगला टॉपिक किया ऑडिट ऑफ कमर्शियल अकाउंट्स। ये कहता है पब्लिक एंटरप्राइजेस 3 कैटेगरीज में जाती है। एक तो डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज यानी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स। इसमें क्या क्या आ जाते हैं? रेलवे डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट, टेलीकॉम डिपार्टमेंट। ये सब भी प्रॉफिट बनाने के लिए बैठे हैं और ये अपने ऑपरेशंस करते रहते हैं। ठीक है सर। फिर आती है स्टैट्यूटरी बॉडीज और कॉर्पोरेशन जो किसी और ही एक्ट में बनी हुई हैं, जैसे एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर आती है गवर्नमेंट कंपनीज, जहां पे कंपनीज एक्ट के अंदर ये लोग इनकॉर्पोरेटेड हैं और इनके फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट वगैरह होता है, जैसे एसबीआई, पीएनबी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। लास्ट में आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रोल ऑफ सीएनएजी इन अ गवर्नमेंट कंपनी ऑडिट। सबसे पहले बताओ गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिट का मतलब क्या है? सर यहां पे हम ऑडिट किसका कर रहे हैं? गवर्नमेंट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो ये ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नमेंट कंपनी का करता धरता कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, C&AG। तो सारे बच्चे फ्लो में चलेंगे। सबसे पहले 143.5 में ये कौन सा सेक्शन है? 143.5 रोहित शेट्टी का सेक्शन है, डायरेक्शन पे एक्शन। तो ये कहता है 143.5 में जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है या बाकी कंपनीज विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाय द सेंटर, पार्टली बाय द स्टेट, इनका ऑडिटर अपॉइंट करेगा सीएनएजी। ठीक है सर। जब सीएनएजी अपॉइंट करेगा तो वो उसको डायरेक्ट भी कर सकता है किस तरह से तेरे को ऑडिट करना है। जब उसने डायरेक्ट किया है तो ये अपनी कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में 3 बातें लिखेगा, डायरेक्शन पे एक्शन का इंपैक्ट ऑन द अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात समझ आती है? आती है सर। मान लो ऑडिटर की रिपोर्ट से सीएनएजी सेटिस्फाइड नहीं है तो ये क्या करेगा सर? 143 सब सेक्शन 6 में 60 डेज में, वाओ, 6 में
60 डेज में ये करा सकता है सप्लीमेंट्री ऑडिट या कमेंट। सप्लीमेंट्री ऑडिट मतलब इसने कुछ एक्स्ट्रा ऑडिट कराया, किससे? बाय द पर्सन दैट ही ऑथोराइज, एंड इस पर्सन को फिर आपको वो इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी इन द फॉर्मेट जैसा सीएनएजी डायरेक्ट करेगा। बात समझते हो? समझते हैं सर। अगर ये चाहे तो इस पे कमेंट भी कर सकता है, और ये कमेंट किसके पास जाएगा? हर उस बंदे के पास जिसके पास ऑडिट रिपोर्ट जाती है। इट विल गो टू एवरी पर्सन हु रिसीव्स द कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एजीएम में रखा जाएगा सेम टाइम, सेम जगह, सेम टाइम और सेम मैनर में जिस तरह से ऑडिट रिपोर्ट रखी जाती है। बात समझते हो? समझते हैं सर। इसके बाद भी अगर इस बंदे का पेट नहीं भरता तो ये टेस्ट ऑडिट भी करा सकता है। अब टेस्ट ऑडिट में क्या होता है ये हमको नहीं पता, बट ये पता है लिखा कहां है। सर कहां लिखा है? मैं इसका एड्रेस बता रहा हूं, देखो सेक्शन 19A, सेक्शन 19A सीएनएजी डीपीसीएस एक्ट 1971, यहां पे इसके बारे में लिखा है। तो मैंने कहा हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं सेक्शन 19A सीएनएजी डीपीसीएस मतलब ड्यूटीज पावर्स कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971, ये टेस्ट ऑडिट की बात करता है। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। इसी के ऊपर आईसीआई ने अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सा जीएसटीएन लिमिटेड वाला, कहां गया बदमाश क्वेश्चन, ये रहा। कह रहे जीएसटीएन इज अ नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, 50% स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो मैंने कहा क्या हो गई ये? गवर्नमेंट कंपनी हो गई। तो पहला सवाल इन्होंने पूछा इसका ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? तो सिंपल सवाल है, गवर्नमेंट कंपनी है तो सीएनएजी अपॉइंट करेगा। क्या वो इसको डायरेक्शन दे सकता है? मैंने कहा हाँ दे सकता है। ही कैन डायरेक्ट द ऑडिटर द मैनर इन विच द अकाउंट्स आर टू बी ऑडिटेड। और ऑडिटर भी क्या करेगा? अपनी रिपोर्ट में 3 चीजें इंक्लूड करेगा, डायरेक्शन, डायरेक्शन पे एक्शन, और एक्शन का क्या इंपैक्ट है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और बस सर हमारा गवर्नमेंट ऑडिट कंप्लीट, हमारा गवर्नमेंट ऑडिट कंप्लीट। बट जाने से पहले एक छोटा सा सरप्राइज मैं आपको दे देता हूं। सर क्या? केस स्टडी भी रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट एक केस स्टडी भी रिवाइज कर लेते हैं जो आपके स्टडी मटेरियल में दे रखी है। आ जाओ क्विकली इसके क्वेश्चन और आंसर फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे पैरा नंबर ए में बताओ कौन सा टाइप ऑफ ऑडिट है। तो मैं बताता हूं पैरा ए में दिक्कत क्या थी। पैरा ए में कहता है जो लोकेशन है ना, जिस लोकेशन पे ये लोग काम कर रहे थे लोकेशन सही नहीं थी। ठीक है सर, क्योंकि वहां पे राइडर ही नहीं आ रहे, तो मतलब इन्होंने गलत लोकेशन चूज करी। दूसरी बात ये कह रहा है जो अगला स्टेशन था उस स्टेशन पे भी लोग टाइम से नहीं आते थे और इनका काम टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाया, इनका काम टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाया। तो मुझे बताओ अगर आपका काम टाइम से कंप्लीट नहीं हो रहा यानी आपने अपना टारगेट अचीव नहीं किया। हाँ सर टारगेट अचीव नहीं किया। तो ये कौन सा ऑडिट है? दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट। ये परफॉर्मेंस ऑडिट है। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि इन्होंने प्रोविजन ठीक से नहीं बनाया, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा इन्होंने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर किया, क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि इन्होंने लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई नहीं किया। सिंपल केस है, परफॉर्मेंस ऑडिट इसका आंसर बनेगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं हरियाणा प्रोजेक्ट में क्या दिक्कत थी। तो मैंने कहा हरियाणा प्रोजेक्ट भी अगर आप रीड करोगे तो ये कहते हैं हाई वेरिएबल कॉस्ट, जहां कॉस्ट बढ़ गई वहां एफिशिएंसी की दिक्कत आ जाएगी। इसका आंसर भी परफॉर्मेंस ऑडिट ही होगा। ठीक है सर। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं सर ये गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट क्यों नहीं है। मैंने कहा था गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट इज द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। यहां क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिट में मैंने इसको नहीं डाला। अब आ जाओ पार्ट सी। पार्ट सी में इन्होंने पूछा है आपसे कि भाई कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है फॉर द रिपोर्ट विच इज गिवन टू द पार्लियामेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो मैं बोल दूं डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर रिपोर्ट है तो ये रेवेन्यू पे रिपोर्ट है, ऑडिट ऑफ द रेवेन्यू। यस सर। बट क्या इन्होंने क्वेश्चन में कहीं भी ऑडिट ऑफ रेवेन्यू की बात कर रखी है? मैंने कहा नहीं। तो मुझे बताओ पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट सबमिट होती है वो किसको सबमिट होती है? प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को? प्रेसिडेंट को। तो प्राइम मिनिस्टर वाले 2 पॉइंट्स तो खट गए, प्रेसिडेंट वाले बचे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब ये रिपोर्ट देता कौन है? सीएनएजी देता है या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? सर आपने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जैसी कोई बात ही नहीं करी इस चैप्टर में। तो रिपोर्ट विल बी गिवन बाय सीएनएजी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अब आ जाओ क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। हु इज एम्पावर्ड, किसके अंदर पावर है सप्लीमेंट्री ऑडिट कराने की इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी? तो ये पावर है सीएनएजी के अंदर। अब एक बच्चा बोलता है सर ऑडिट तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर करेगा। मैंने कहा तुमसे पूछा यहां पे कि ऑडिट कौन करेगा? नहीं सर, पूछा किसके अंदर पावर है टू गेट द सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्टेड। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, पावर तो है हमारे एक ही बंदे के अंदर, वो है सीएनएजी। यहां आईसीआई को थोड़ी फ्रेमिंग ठीक करनी चाहिए। हु इज एम्पावर्ड टू गेट द सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्टेड। अगर ऐसे हो तो सीएनएजी सीधा दिमाग में खटकेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से थोड़ी फ्रेमिंग यहां पे बेटर होनी चाहिए। अब आ जाओ क्वेश्चन 5 पे। कहते हैं एज रिगार्ड्स द कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर स्पेसिफाइड इन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ अ इंश्योरेंस कंपनी विच इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो इंश्योरेंस कंपनी वाला अगर पॉइंट अगर आप रीड करो तो यहां पे क्या है सर, एक इंश्योरेंस कंपनी है विच इज अ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। कैन आई से इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी? यस सर। इसका ऑडिटर अपॉइंट किया सीएनएजी ने, और जो ऑडिटर है ना उसकी एनुअल रिपोर्ट, अगेन यहां पे फ्रेमिंग में दिक्कत है, एनुअल रिपोर्ट की जगह ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए था। ठीक है सर। ऑडिट रिपोर्ट में कुछ कमेंट्स हैं बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑन रिकंसिलिएशन ऑफ इंटर कंपनी बैलेंसेस एंड ऑल। तो मुझे बताओ जब सीएनएजी ऑडिटर अपॉइंट करता है तो क्या वो उसको डायरेक्शन देता है? हाँ सर डायरेक्शन देता है। तो क्या वो जो डायरेक्शंस होते हैं मुझे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डालने होते हैं? हाँ सर डालने होते हैं। 3 चीजें, डायरेक्शन, डायरेक्शन पे एक्शन, एक्शन का इंपैक्ट। तो ये क्या है? ये वही डायरेक्शन है। सो यही आंसर है आपका, कमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द डायरेक्शंस इशूड बाय सीएनएजी फॉर द स्पेसिफिक ऑडिट वर्क गिवन।
Clear है boss? Clear है sir. So here your complete revision of all the concepts, questions and MCQs of government audit is done. वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक इट, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा, कंफर्ट आया, मजा आया, एंड यस सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन. तब तक के लिए हम है राही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते. अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड या सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन. लगे रहो मित्रों, लगे रहो.